हेलो गाइस, हाउ यू ऑल। जल्दी से कमेंट करके बता दो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 सेकेंडरी एक्टिविटीज़, जो कि आपका बुक 1 से है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं कि आखिरकार ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती क्या है। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटी होती है जो क्या नेचुरल रिसोर्स में एक वैल्यू को ऐड कर देती है, यानी कि वो क्या है, रॉ मटेरियल को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना देती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि जो गेहूं है वो हम क्या है, रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर रहे हैं, फिर उसकी प्रोसेस की हमने और उसके बाद में हमने क्या इसका बिस्किट बना लिया। तो ये क्या हुआ, इसमें क्या है, गेहूं के अंदर हमने क्या है वैल्यू को ऐड कर दिया, अब वो क्या है बिस्किट बन गया। अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट को तैयार करना वो हमारा क्या है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। और जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है ना, उनके अंदर आती है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रीज़ की, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मैन्युफैक्चरिंग, तो अब हम देखते हैं कि आखिरकार ये मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। अगर हम रियल मीनिंग की बात करें ना मैन्युफैक्चरिंग की, तो असल में मतलब होता है हाथ से बनाई हुई चीज़ को हम क्या है मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि इसमें क्या एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम क्या है रॉ मटेरियल लेते हैं और इसको एक फिनिश गुड बनाते हैं, यानी कि हम क्या है रॉ मटेरियल को लेते हैं, फिर उससे एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट को क्या है ज़्यादा वैल्यू पर बेच देते हैं लोकल में या फिर जो दूर मार्केट्स होती हैं उनके अंदर। और एक इंटरेस्टिंग बात तो ये होती है, अब मान लो जो गेहूँ है उसका रेट तो होगा लगा लो 20 रुपये किलो, और वहीं पर उससे तैयार हमें जो प्रोडक्ट मिलता है बिस्किट, उसका जो रेट होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। अब आपको किलो के हिसाब से तो बिस्किट मिलते नहीं है, वो तो क्या पैक्ड आते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि 20 रुपए के अंदर 1 किलो बिस्किट आपको मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो हमेशा ही जो रॉ मटेरियल होती है उसकी वैल्यू कम होती है और जो फिनिश प्रोडक्ट निकलता है उसकी वैल्यू हमेशा हाई होगी। तो अब हम जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडर्न स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, यानी कि आज के जो मॉडर्न ज़माने में मैन्युफैक्चरिंग होती है वो किस तरीके से होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम जानने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसके अंदर क्या है ना, एक स्किल की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा ही जो माल है वो बनाया जाता है, जिस वजह से जो एक वर्कर है वो एक ही काम करता है। अब मान लो कोई कार बनाने की फैक्ट्री है, उसके अंदर क्या है वो पार्ट्स को क्या करते हैं असेंबल करते हैं। तो एक बंदा जो है अगर उसका टायर लगाने का गाड़ी के अंदर काम बना है तो वो क्या है सारा दिन बस अलग अलग गाड़ियों के टायर ही लगाएगा, और उसके बाद में कोई वो जो गाड़ी को पेंट करेगा तो वो बंदा क्या है सिर्फ गाड़ी को पेंट ही करता रहेगा सारा दिन। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है स्पेशलाइजेशन होती है स्किल्स की, यानी कि एक इंसान सिर्फ एक ही काम करेगा, और इस वजह से जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है ना वो भी क्या है कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट है मैकेनाइजेशन, यहाँ पे कि मशीनरी का किस तरीके से यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है गैजेट्स होते हैं जो क्या है ऑटोमेशन का काम करते हैं, यानी कि यहाँ पे मशीनों की बात की गई है जो क्या खुद ब खुद प्रोडक्ट को बनाती है, और इसके अंदर क्या है ना लोगों का ज़्यादा कुछ काम नहीं होता। और जो ऑटोमेशन है ना वो क्या है एडवांस फॉर्म है मैकेनाइजेशन की। ऑटोमेशन मतलब खुद ब खुद चलना, जिसमें क्या ज़्यादा झंझट की ज़रूरत नहीं होती। थर्ड पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो रिसर्च और डेवलपमेंट से ये स्ट्रैटेजी अपनाई गई है कि जो क्वालिटी है वो क्या है बढ़िया होनी चाहिए एक प्रोडक्ट की, और साथ ही क्या है हमें क्या है प्रोडक्ट का जो वेस्ट है उसे बहुत कम करना चाहिए टेक्नोलॉजी के थ्रू, यानी कि प्रोडक्ट को वेस्ट तो होने ही नहीं देना है, और साथ ही साथ क्या है पोल्यूशन भी कम से कम करना है। ये होती है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक है जिसके अंदर हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, और किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मार्टली मैनेज की जाती है। तो इसका पहला पॉइंट है कि यहाँ पे क्या है कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी होती है। मान लो मशीन है ना वो क्या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, जिसे क्या समझना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। सेकंड पॉइंट है कि इसके अंदर जो लेबर है वो क्या स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए उसके वर्क के अंदर, मतलब जो वो काम कर रही है उसे वो काम करना आना चाहिए ताकि अच्छा काम हो पाए लो कॉस्ट के ऊपर और समय भी बहुत कम लगे। थर्ड पॉइंट है कि इसके अंदर बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। अब ऐसा तो है नहीं कोई फैक्ट्री लगाओगे इंडस्ट्री लगाओगे तो हज़ारों में बात बन जाएगी, लाखों में बात बन जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। करोड़ों में यहाँ पे क्या है कैपिटल चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है।
फोर्थ पॉइंट है कि इसकी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। फिफ्थ पॉइंट है एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, यानी कि मान लो यहाँ पे लेबर होगी, फिर उसके ऊपर सुपरवाइज़र होगा, फिर मैनेजर होगा, फिर मालिक होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी भी होती है। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है अनइवन जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या है एक जगह पे नहीं पाई जाती, वो क्या है कहीं पर तो बहुत ज़्यादा होंगी और कहीं पर क्या है बहुत कम होंगी। और ये जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो क्या है वर्ल्ड की 10% लैंड एरिया कवर करती है। मान लो पूरे वर्ल्ड के अंदर 100% लैंड एरिया है, तो उसमें से 10% जो लैंड एरिया है वो क्या है मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं। और जिनमें क्या है मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज़ होती है, तो इस तरह के नेशन क्या है सेंटर होते हैं इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर की। अब देखो ये क्या है ना अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मान लो ऐसा तो है नहीं कि इंडिया के अंदर 2 है, चाइना के अंदर 2 है, मान लो जितनी भी कंट्रीज़ है सब के अंदर 2-2 है, ऐसा नहीं है। ये जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है मान लो साउथ अफ्रीका में तो होंगी ही नहीं, या फिर इंडिया में बहुत ज़्यादा होंगी, या फिर चाइना में बहुत कम होंगी। तो इस तरीके से होती है, ये क्या है प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। तो अब हमारा टॉपिक आता है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो इंडस्ट्री की लोकेशन है यानी कि इंडस्ट्री की जगह है वो डिसाइड की जाती है। और जो इंडस्ट्रीज़ है ना वो यही चाहती है कि उनका मुनाफा बहुत ज़्यादा हो और जो वो प्रोडक्ट तैयार करे उसको तैयार करने की जो कॉस्ट हो, जो पैसा हो वो कम से कम लगे। और इस वजह से जो इंडस्ट्रीज़ है वो ऐसी जगह पे पाई जाती है जहाँ पे उन्हें क्या है लोएस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। मान लो जहाँ पर उन्हें क्या है कम से कम खर्चा लगाना पड़े माल को तैयार करने में। तो अब हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं इंडस्ट्री की लोकेशन को जो अफेक्ट करती हैं, यानी कि जिनकी वजह से इंडस्ट्री की लोकेशन डिसाइड की जाती है। तो पहला पॉइंट आता है हमारा एक्सेस टू मार्केट, यानी कि मार्केट तक हमारी पहुंच होनी चाहिए, हम मार्केट तक पहुंच पाएं। और यहाँ पे मार्केट का मतलब है लोगों का जो कि क्या है डिमांड करे ऐसी चीज़ों की जो क्या है हम प्रोड्यूस करने वाले हैं। और जो हम माल तैयार करें वो क्या है ऐसा होना चाहिए ताकि क्या है लोगों की परचेजिंग पावर के अंदर ही आ जाए। ऐसा नहीं है हम बहुत एक्सपेंसिव माल क्या है तैयार कर दें और लोग उसे खरीदे ही ना। तो जो विलेजेस और टाउन्स होते हैं ना वो क्या उनमें क्या है स्मॉल मार्केट होती है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, उनमें क्या है बहुत ज़्यादा परचेजिंग पावर है, यानी कि उनकी क्या है हाई परचेजिंग पावर है। और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया हो गया, साउथ एशिया हो गया, जिस वजह से वो क्या है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है एक बड़ी मार्केट को। तो बेसिकली यहाँ पे इसका पूरे का मतलब यही है कि हमें ऐसी जगह पे मार्केट लगानी चाहिए जहाँ पे उस चीज़ की लोग डिमांड करें जो हम प्रोड्यूस करने वाले हैं। नेक्स्ट इसका फैक्टर है एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स, यानी कि हम जो माल बना रहे हैं उसके लिए कच्चा माल तो अवेलेबल हो कहीं आसपास के एरिया में ही। तो जो इंडस्ट्री का कच्चा माल है ना वो क्या है सस्ता होना चाहिए और जिसे क्या है हम सस्ते ट्रांसपोर्ट में भी ला पाएँ अपनी इंडस्ट्री तक। तो ऐसे रॉ मटेरियल यानी कि ऐसा कच्चा माल जो भारी होता है, सस्ता होता है, और साथ ही अगर हम ऐसे कच्चे माल को ज़्यादा समय तक रखें, उसकी जो मात्रा है, उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाए, तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ है वो हमें क्या है रॉ मटेरियल के सोर्स के पास ही मिलती है, यानी कि जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है वहीं पर वो इंडस्ट्रीज़ पाई जाएगी। और मान लो जो आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज़ है वो ऐसी जगह पे ही पाई जाएगी जहाँ पे आयरन और स्टील निकलता है, ताकि इसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाए। और इसी तरह से जो शुगर की इंडस्ट्रीज़ है यानी कि जो चीनी की इंडस्ट्रीज़ है वो भी क्या है गन्ने के खेतों के पास ही पाई जाती है, ताकि जो गन्ने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा एक वो बच जाए और साथ ही जो गन्ना ट्रांसपोर्ट होके आता है उसका जो रस है वो भी कम हो जाता है, जिससे हमें चीनी में क्या है क्वांटिटी कम देखने को मिलती है, यानी कि रस की क्वांटिटी कम हो जाती है, जिससे चीनी भी क्या है कम बनती है। नेक्स्ट इसका फैक्टर है एक्सेस टू पावर सप्लाई, यानी कि कोई ना कोई पावर का सोर्स होना चाहिए जिससे हम हमारी मशीनें चला पाएं। तो पहले क्या है हम कोयले को यूज़ करते थे मशीनों को चलाने के लिए, आजकल हम क्या है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, इन सभी का यूज़ करते हैं मशीनों को चलाने के लिए। और जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी ऐसी जगह पे लगाई जाएगी जहाँ से उनको पावर सप्लाई क्या है आसानी से मिल जाए, जैसे कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हो गई। फिफ्थ पॉइंट है इसका एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। अब मान लो जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बन रही है वहाँ पे ये देखा जाएगा कि वहाँ पे अच्छा नेटवर्क तो मिलता है या नहीं कोई क्लाइंट से बात करने के लिए, और साथ ही ये देखा जाएगा कि वहाँ पे अच्छे रोड्स हैं या नहीं सामान को लाने और ले जाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसका गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट को क्या है ना ऐसी अपने ही रीजन के अंदर पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिस वजह से क्या है वो एक बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और ज़्यादा बढ़ावा दे पाए।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स लिंक बिटवीन इंडस्ट्रीज़, यानी कि क्या है, जो इंडस्ट्रीज़ है ना उनके बीच में लिंक्स होने चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जिस वजह से उनके पैसे बच जाएंगे। कैसे बच जाएंगे वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अब मान लो कोई इंडस्ट्री है जो कि लोहा बनाती है और उससे ही 1 किलोमीटर आगे चल के एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि क्या है, लोहे की कुछ मशीनें बनाती है। तो उसे क्या है, लोहा चाहिए होगा जो लोहे की मशीनें बनाती है। तो वो क्या करेगी, वो इंडस्ट्री लोहा ले लेगी उस 1 किलोमीटर पीछे वाली इंडस्ट्री से जो कि लोहा बनाती है। तो इस तरीके से उनका क्या है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बच जाएगा और उसे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा अपना लोहा लाने के लिए। तो यहाँ पे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन है कि फुट लूज इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, जानते हैं उनके बारे में। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ है ना वो क्या है, बहुत सारी जगहों पर पाई जाती है और ये क्या है, छोटी क्वांटिटी में अपना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं और इसमें लेबर भी बहुत कम लगती है। जैसे कि इसके अंदर आती है हमारी वॉच इंडस्ट्री, और इसके अंदर क्या होता है ना, जो रॉ मटेरियल है उसका भी इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर क्या है ना, अलग अलग पार्ट्स को असेंबल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि नया कुछ प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, हर एक पार्ट को बनाया जाता है, नहीं, हर एक पार्ट को क्या है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को ये ऑर्डर देंगे, वो बनाते हैं और फिर ये क्या है, उसको असेंबलिंग का काम करते हैं। उसे हम क्या है, फुट लूज इंडस्ट्री बोलते हैं। और मेनली इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ है ना वो क्या है, शहर के बीचों बीच पाई जाती है ताकि उनकी जो सेल है वो हो पाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, यानी कि इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को किस आधार पर बांटा गया है वो हम देखने वाले हैं। तो पहला हमारा आता है इंडस्ट्रीज़ बेस्ड ऑन साइज़, यानी कि इंडस्ट्रीज़ को क्या है, साइज़ के आधार पर बांटा गया। और साइज़ हमें किस तरीके से पता लगता है कि इंडस्ट्री का, वो हम जानते हैं। तो उसमें हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है उससे हमें पता लगेगा, कितने वर्कर्स उसके अंदर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रोडक्शन कितना हो रहा है। इन 3 चीज़ों को हमें मिलाकर पता चलता है कि एक इंडस्ट्री का साइज़ कितना है। और ये जो इंडस्ट्री है साइज़ के बेसिस पे 3 कैटेगरी में बांटी गई है। पहली है हाउस होल्ड और कॉटेज, दूसरी है स्मॉल स्केल एंड तीसरी है लार्ज स्केल। एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारे पास हाउस होल्ड इंडस्ट्री, और जिसे हम कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। और इसके अंदर बेसिकली क्या है ना, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो लोग काम करते हैं, वो अपने घर के अंदर ही अपना थोड़ा मोटा काम शुरू करती हैं और उससे थोड़ा मोटा पैसा ही कमा पाती हैं। तो इसके पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट है कि ये क्या है, सबसे छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यानी कि सभी इंडस्ट्रीज़ में से ये सबसे छोटी है। सेकेंड पॉइंट है कि ये जो कच्चा माल यूज़ करते हैं वो अपने आसपास के एरिया से ही लेती हैं। थर्ड पॉइंट है कि ये जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो क्या है, कुछ तो अपने घर के लिए ही यूज़ कर लेते हैं और बाकी जो थोड़ा बहुत बच जाता है वो जिस गांव में रहते हैं उसी गांव के अंदर बेच देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा जो सिंपल, यानी कि बहुत ज़्यादा साधारण टूल्स को यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। और इसके अंदर कोई लेबर है ना वो बाहर से नहीं लाई जाती, ये क्या है, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं वही क्या है, ये सारा काम करती हैं। तो इसके अंदर जिस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं लोग, जैसे कि कोई फूड स्टफ़ हो गया, मान लो कोई खाना बना के बेच दिया थोड़ा बहुत, या कोई कपड़ा बना के बेच दिया, थोड़े बहुत जूते बना के बेच दिए, या जो कुम्हार नहीं होता घड़े बना के बेचता है, यानी कि पोट्री हो गई, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं मिट्टी और पत्थर से क्या है ईंटें भी बनाते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ के। और हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो शूज़, फैब्रिक्स, फूड स्टफ़ वगैरह है वो क्या सिर्फ हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ का ही पार्ट है, नहीं। अगर ये क्या है बड़े लेवल के ऊपर बनाए जाए तो वो क्या है स्मॉल स्केल या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में भी इंक्लूड हो सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर 3 कैटेगरी बताई थी किसी भी इंडस्ट्रीज़ के साइज़ को मापने के लिए, तो वो क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे क्या है वो डिफ़ाइन किया जाएगा कि ये किस टाइप की इंडस्ट्री है। और अब आती है हमारे पास स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो स्मॉल स्केल लेवल पे इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो इसका पहला पॉइंट है कि ये भी क्या है, जो रॉ मटेरियल है वो लोकली ही यूज़ करते हैं, यानी कि अपने आसपास के एरिया से ही रॉ मटेरियल लाते हैं, कच्चा माल लाते हैं। हाँ, इनके अंदर क्या है मशीनें यूज़ की जाती है, लेकिन वो क्या है बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं होती, एकदम सिंपल मशीनें यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें लेबर की ज़रूरत होती है जो कि सेमी स्किल्ड होती है, यानी कि उनको पूरी तरीके से ज्ञान नहीं होता, थोड़ा बहुत उनको ज्ञान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो इंडस्ट्रीज़ है वो क्या है लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है, जिस वजह से जो लोकल परचेजिंग पावर है, यानी कि जो लोकली वहाँ के लोग हैं उनकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाती है। और कंट्री हो गई जैसे इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और इस तरह की कई कंट्रीज़, इन्होंने क्या है एक
लेबर इंटेंसिव स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग डेवलप की, यानी कि इन देशों के अंदर इस तरह की जो इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, वो क्या है, पाई जाती है। और अब आती है हमारे पास लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके अंदर क्या होता है ना, एक बड़ी मार्केट चाहिए होती है, यानी कि बहुत बड़ी मार्केट चाहिए उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। सेकंड पॉइंट है कि इसमें है ना बहुत तरह का रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल यूज होता है, जो कि क्या है, बाहर से मंगवाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें क्या है, बहुत सारे पावर रिसोर्सेज चाहिए, यानी कि इसमें क्या है, बिजली बहुत सारी चाहिए और अदर पावर रिसोर्सेज भी चाहिए। और अब क्या है, इसके अंदर स्किल्ड लेबर चाहिए, यानी कि इसमें ऐसी लेबर चाहिए जिसको अच्छी तरीके से काम आता हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि जो मशीनें वगैरह होती हैं वो बहुत हाईफाई होती है और एडवांस्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, छोटे मोटे पैमाने पे यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता। जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो बहुत बड़े लेवल पे होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अंदर क्या है, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इसमें हमें पैसा बहुत सारा लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि बेसिकली एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेनली जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल में डिफरेंस बताओ हमें, और या फिर ये क्वेश्चन आएगा कि हाउस होल्ड या स्मॉल स्केल में हमें क्या है, डिफरेंसेस बताओ। तो ये दो क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना, यही पॉइंट्स लिख सकते हो जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। और ये जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके आधार पर हमें क्या है, यहाँ पे दो तरह की कैटेगरीज देखने को मिलती है। पहली है हमारे पास ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि पुराने ज़माने से ही क्या है, लगाई गई हो, और ये क्या है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनमें ज़्यादातर पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास हाई टेक्नोलॉजिकल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन, यानी कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्रीज़। और इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ है वो हमें क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखने को मिलती है और डेवलप्ड कंट्रीज़ में थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। तो डिटेल में हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो पहले हमने देखा साइज के बेस पे इंडस्ट्रीज, अब हम देखने वाले हैं इंडस्ट्रीज इनपुट्स या रॉ मटेरियल के बेस पर, यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो क्या रॉ मटेरियल्स को तैयार करती है ताकि वो लोगों के काम आ पाए। और रॉ मटेरियल और इनपुट के बेसिस पे जो इंडस्ट्रीज़ है वो है एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड और एनिमल बेस्ड। तो सबसे पहले हम जानते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ है ना वो ऐसे रॉ मटेरियल को तैयार करती है जो कि हमें क्या सीधा खेतों से मिलता है, और ये क्या फिनिश प्रोडक्ट्स बनाती है रूरल और अर्बन मार्केट्स के लिए, जैसे कि प्रोडक्ट्स हो गए शुगर, पिकल्स, फ्रूट्स, जूसेस, स्पाइसेस, रबर और भी बहुत सारे। और इसके अंदर क्या है, फूड प्रोसेसिंग भी होती है जिसके अंदर आता है कैनिंग, क्रीम को बनाना, या फिर क्या है, फ्रूट की प्रोसेसिंग करना, या फिर हो गई हमारी कन्फेक्शनरी। नेक्स्ट है हमारे पास मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी कि जो क्या है, मिनरल्स को अपने कच्चे माल के तौर पर यूज़ करती है। तो मिनरल्स के बेसिस के ऊपर ये जो इंडस्ट्रीज होती है ना वो दो तरीके की होती है। पहले आती है हमारे पास फीरस मेटलिक मिनरल्स, यानी कि जिसके अंदर क्या है, आयरन हो, जिसके अंदर क्या आती है, हमारी आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज आती है। लेकिन वहीं पर कुछ नॉन फेरस मेटलिक मिनरल्स भी होते हैं, यानी कि नॉन फेरस इंडस्ट्रीज होती हैं जिसके अंदर क्या है, आयरन और स्टील का यूज़ नहीं होता, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर और ज्वेलरी इंडस्ट्री। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ जो इंडस्ट्रीज है वो क्या है, नॉन मेटालिक मिनरल्स को यूज़ करती है, जिसे हम क्या है, नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स भी बोलते हैं, जैसे कि सीमेंट, पोट्री इंडस्ट्रीज। तो अब आती है हमारे पास केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो इसके अंदर क्या है, जो नेचुरल केमिकल मिनरल्स होते हैं उसे हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मिनरल ऑयल हो गया, पेट्रोलियम। और जो हमें कच्चा माल मिलता है ना इसके अंदर, वो हमें मिलता है लकड़ी और कोयले के अंदर से, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर या फिर प्लास्टिक। और नेक्स्ट हमारी इंडस्ट्री आती है फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज, यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो कच्चा माल क्या है, फॉरेस्ट से यूज़ करती हैं, यानी कि वो क्या है, जंगलों से मिले हुए कच्चे मालों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गई, बैम्बू हो गई, घास हो गई। तो इस तरीके की चीज़ें वो क्या है, यूज़ करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो इसके अंदर क्या है, हम एनिमल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं एज ए रॉ मटेरियल, जैसे कि एनिमल से हमें लेदर मिलता है, वुलन मिलती है। तो इस तरह की चीज़ें हम क्या है, यूज़ करते हैं एनिमल से। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट एंड प्रोडक्ट, यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज जिससे हमें क्या है, सीधा ही आउटपुट मिल जाता है, सीधा ही प्रोडक्ट मिल जाता है। और इस इंडस्ट्री के बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक होता है बेसिक इंडस्ट्री और दूसरा है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री।
तो बेसिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो क्या है कच्चा माल तैयार करती है किसी और इंडस्ट्री को यूज़ करने के लिए। जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री हो गई, वो क्या करेंगे, आयरन और स्टील को तैयार करेंगे ताकि दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ है वो अपनी मशीनें या फिर लोहे के कोई भी सामान बनाने के लिए उस लोहे को यूज़ कर पाए। नेक्स्ट है कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री, जो क्या है फिनिश प्रोडक्ट बनाती है, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो डायरेक्टली क्या है कंज्यूमर यूज़ करते हैं, यानी कि डायरेक्टली जो कस्टमर है वो खा लेते हैं या उसको कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि बिस्किट हो गया, टीवी हो गई, गारमेंट्स हो गई, तो ये सारी क्या है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी इंडस्ट्री आती है वो आती है ओनरशिप के बेस के ऊपर, यानी कि मालिक के हिसाब से। तो इसके 3 टाइप है। पहला है हमारे पास पब्लिक सेक्टर। तो जो पब्लिक सेक्टर है ना वो क्या है गवर्नमेंट का होता है, यानी कि गवर्नमेंट का अधिकार होता है उसके ऊपर, उसको सारा जो खर्चा है वो भी क्या है गवर्नमेंट ही उठाती है। और इंडिया के अंदर क्या है ना बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, PSUs है। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर, जो क्या है कोई ओन या मैनेज करता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर, यानी कि कोई प्राइवेट बंदा ही होगा जो खुद के पैसे लगा के एक इंडस्ट्री को खड़ी करेगा, या फिर बहुत सारे बंदे होंगे वो क्या अपना ग्रुप बना लेंगे और वही क्या है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसमें क्या है सरकार का कोई रोल नहीं होता, जो भी करता है वो प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट बंदे होते हैं वो खुद का पैसा लगा कर ही करती है। नेक्स्ट है हमारे पास जॉइंट सेक्टर, यानी कि ऐसी ही कोई संपत्ति जिसे क्या है प्राइवेट सेक्टर भी मैनेज करता है और पब्लिक सेक्टर भी मैनेज करता है। मान लो कोई इंडस्ट्री है जो क्या है पब्लिक की भी है और प्राइवेट की है। मान लो जो गवर्नमेंट का उसके अंदर हिस्सा है वो है 60% और जो प्राइवेट वाले लोग हैं उनका जो हिस्सा है वो है 40%। तो इस तरीके से ये जॉइंट सेक्टर बनता है। तो अब हमारा टॉपिक आता है ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स। तो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो क्या है पुराने ज़माने से ही लगाई गई हो और जो क्या है अब तक चली आ रही है। तो अब हम क्या है इसके एरिया के बारे में जानने वाले हैं। तो ये क्या है बेस्ड होती है हैवी इंडस्ट्रीज़ नियर कोल फील्ड्स, यानी कि जहाँ पर कोयले की खदान पाई जाती है ना वहाँ पर ये जो इंडस्ट्रीज़ है वो लगाई जाती हैं। और ज़्यादातर ये इंडस्ट्रीज़ किसकी होती है, ये होती है मेटल स्मेल्टिंग की, यानी कि धातु को पिघलाने की, या फिर इंजीनियरिंग की हो गई, या फिर कोई कपड़े की इंडस्ट्री हो गई। तो अब हम देखते हैं कि आखिरकार ये इंडस्ट्रीज होती किस तरीके से है, यानी कि उनको कैरेक्टराइज कैसे किया गया है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होती है, यानी कि बहुत लोगों को यहाँ पे क्या है नौकरी दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे क्या है डेंसिटी ऑफ हाउसिंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर में बहुत ज़्यादा हाउस होते हैं। और यहाँ पे क्या है जो सर्विसेज है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है, ख़राब होती है। और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यानी कि यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही ज़्यादा अनअट्रैक्टिव होता है, किसी को भी वो अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे क्या पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होते हैं, बड़े बड़े क्या है गंदगी के ढेर लगे हुए होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ही पुअर इन्वायरमेंट होता है यहाँ पे। और साथ ही अब हमने पढ़ा कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अब यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा आ गए जिससे क्या है अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जा रही है। वो काम की तलाश में आ तो जाते हैं लेकिन वहाँ पे उनको नौकरी नहीं मिल पाती, क्योंकि उतने वर्कर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, और जितने वर्कर्स की ज़रूरत होती है वो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। और लोग यहाँ पे इमाइग्रेशन भी करते हैं, यानी कि बाहर से भी आते हैं और जो इन फैक्ट्रीज़ के आसपास ही रहने लगती हैं। और अब क्या इस तरीके की फैक्ट्रीज़ हैं वो भी क्या है बंद होना शुरू हो गई हैं। तो अब हम जान लेते हैं रूहर कोलफील्ड के बारे में, जो कि जर्मनी का एक रीजन है रूहर, और ये क्या है ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का ही पार्ट है। तो ये जो रूहर था ना जर्मनी का, वो क्या है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था यूरोप के इंडस्ट्रियल रीजन का। लेकिन अब क्या हुआ ना, जो डिमांड थी इसकी वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई, जिस वजह से ये जो इंडस्ट्रीज थी वो क्या है धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गई। तो ये बेसिकली क्या थी, आयरन की इंडस्ट्रीज थी यहाँ पर। लेकिन जैसे जैसे क्या है यहाँ पे आयरन यानी कि लोहा ख़त्म होना शुरू हुआ, फिर उन्होंने क्या काम किया, बाहर से भी लोहा मंगवाया रूहर के अंदर, और फिर से क्या है अपना काम स्टार्ट किया। लेकिन ऐसा ज़्यादा दिन तक चला नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो 80% स्टील प्रोडक्शन है जर्मनी का, वो क्या है रूहर के अंदर ही होता था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो अब इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर था ना उसमें क्या है चेंज आना शुरू हुआ, और ये क्या है कम होना शुरू हो गया कुछ एरियाज़ के अंदर। और क्योंकि अब क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम्स आने लग गई इंडस्ट्रियल वेस्ट की, पोल्यूशन की, और साथ ही क्या यहाँ पे जो आयरन ओर्स थे वो भी क्या ख़त्म हो गए थे, जिस वजह से भी अब ये जो एरिया है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहा आयरन और स्टील के लिए।
और फ्यूचर में जो रूहर है वो क्या है, नई नई इंडस्ट्रीज़ लगाएगा, जैसे कि ओपल कार असेंबलिंग प्लांट, यानी कि कार्स के अलग अलग पार्ट हो गए, उनको असेंबल करके कार बनाई जाएगी। तो इस तरह के मतलब जो प्लांट्स हैं वो लगाए जाएंगे। पहले तो ये क्या था, आयरन और स्टील बेस्ड था, लेकिन अब उसमें क्या है अलग अलग काम भी होने लगे हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, नए नए केमिकल प्लांट्स लग गए हैं, यानी कि केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ लग गई हैं। और क्या है, नई नई यूनिवर्सिटीज़ भी खुल चुकी हैं यहाँ पर। और टाउन के बाहर क्या है, बहुत सारे शॉपिंग सेंटर्स भी देखे गए हैं। और इन सब चीज़ों से हमें पता लग रहा है कि अब क्या है, ये एक नया रूहर बन रहा है। पहले तो जो फेमस था आयरन और स्टील के लिए, लेकिन अब क्या ये अपने अलग अलग कामों के लिए भी फेमस है। तो अभी हमने पढ़ी पुराने ज़माने की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अब हम जानने वाले हैं हाई टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में, यानी कि आज की जो हाई फाई इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में। तो जो हाई टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्रीज़ होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो हाई टेक इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो क्या है आज के जनरेशन की इंडस्ट्रीज़ है, जो क्या है मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, यानी कि आज की लेटेस्ट इंडस्ट्रीज़ मानी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अंदर क्या है, रिसर्च और डेवलपमेंट होती है, जो कि क्या है एफर्ट्स प्रोवाइड कराती है, यानी कि एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं, जिसकी वजह से कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में। और ये क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक वेज के थ्रू जो प्रोडक्ट है वो तैयार किया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट कि इसके अंदर क्या है, वाइट कॉलर वर्कर्स होती हैं, यानी कि ऐसे वर्कर, वाइट कॉलर वर्कर ऐसे वर्कर होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं और जिनके पास क्या है बहुत सारी स्किल्स होती हैं, और एक अच्छी सी वर्कफोर्स को भी ये तैयार करती हैं। और इसके अलावा अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, यानी कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, रोबोट्स बनाए जाते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, और साथ ही साथ क्या यहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट होती है केमिकल्स के ऊपर। और जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो हाईली मेडिसिन्स हैं वो बनाई जाती हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे क्या सारा कुछ बहुत साफ़ सुथरा होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे गंदगी पड़ी है या फिर एकदम अनमैनेज तरीके से काम चल रहा है, नहीं, सारा कुछ एकदम मॉडर्न तरीके से होता है, सारा कुछ मैनेज किया हुआ होता है। और यहाँ की बिल्डिंग्स तो ऐसी होती है, पता ही नहीं चलता कि बाहर से कि अंदर कोई इंडस्ट्री भी लगी हुई है। इतनी साफ़ सुथरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। और जो प्लान बिजनेस पार्क्स हैं, यानी कि ऐसे बिजनेस पार्क जो बहुत अच्छे से प्लान किए जाए, उसके बाद में एग्जीक्यूट किए जाए, तो इस तरीके के जो प्लान बिजनेस, तो वो भी क्या एक हाई टेक इंडस्ट्री का ही एग्जाम्पल है। और हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो इसे इग्नोर करने की गलती मत करना। अब हमारा टॉपिक आता है आयरन और स्टील इंडस्ट्री। अब ये मत समझना कि ये क्या है, कुछ एक क्लास टॉपिक है जिन्हें हम छोड़ देंगे तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपको ये ध्यान नहीं है कि मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन आता है वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड आता है 5 नंबर में, या फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड आता है 5 नंबर के अंदर। इन दोनों में से एक ना एक तो ज़रूर ही आता है, तो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। तो जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है ना, उसे क्या है हम बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या है सभी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है, जैसे कि मशीन के कुछ टूल्स हो गए, या फिर कोई और भी ऐसी चीज़ें जो क्या आगे उनके प्रोडक्शन में काम आए। अब मान लो कोई जो इंडस्ट्री है, यानी कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, वो क्या कपड़ा बनाने की मशीन बनाती है। तो जो इंडस्ट्री कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी या फिर कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी, उसे क्या है कपड़ा बनाने के लिए मशीन चाहिए होगी। तो वो क्या करेगी, उसे मशीन खरीदने के लिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री के पास जाएगी और फिर अपना जो टेक्सटाइल का बिजनेस है या फिर जो भी सिस्टम है वो स्टार्ट करेगी। तो इस तरीके से क्या है उनके लिए रॉ मटेरियल हो गया जो कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री प्रोवाइड कराती हैं। और जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, यानी कि पहले की जो इंडस्ट्रीज है, वो ज़्यादातर क्या है सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के पास ही पाई जाती थी, यानी कि ऐसी जगह जिनसे उन्हें क्या है रॉ मटेरियल मिले तो वो ज़्यादातर वहीं पर पाई जाती थी। जैसे कि इसमें रॉ मटेरियल आ गया आयरन, कोयल, मैग्नीज, लाइमस्टोन। और पहले लोग है ना ऐसी जगह पे इंडस्ट्रीज लगाया करते थे ताकि वो सामान को क्या है आसानी से ला सके, जैसे कि पोर्ट्स के पास। और जो छोटी स्टील की फैक्ट्रियाँ होती है ना, वो क्या है एक तो कम खर्चीली होती है, यानी कि उनमें खर्चा कम आता है उनको बनवाने के लिए, और साथ ही साथ उनको चलाने में भी बहुत कम खर्चा आता है। तो इसलिए इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती है ना, वो क्या है मार्केट के पास में ही लगाई जाती है, क्योंकि वहाँ से हम क्या है जो मेटल वगैरह बनाएंगे वो आसानी से एक तो बेच सकते हैं। और इन मिनी स्टील मिल्स के अंदर क्या होता है, कुछ जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं स्टील की, वहाँ पे थोड़ा बहुत जो चूरा सा बच जाता है मेटल का, उसे क्या है ये रीयूज़ करके कुछ नए सब्सटेंस भी बना सकते हैं, नए मेटल्स या नई चीज़ें भी बना सकते हैं। और ये जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ है ना, एडवांस कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। इन कॉन्टिनेंट्स की एडवांस कंट्रीज़ के अंदर है।
तो अब हम एक एक करके इन रीजंस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री यूएसए के अंदर। और यूएस के अंदर जो ज़्यादातर प्रोडक्शन आता है आयरन और स्टील का वो आता है नॉर्थ एप्लांचेन रीजन से, जिसके अंदर आता है पीटर्सबर्ग, ग्रेट लेक रीजन जो कि है चिकागो, गैरी, एरी, क्लीवलैंड, लोरेन, बफलो एंड डलथ। ये क्या है, ग्रेट लेक रीजन है। और नेक्स्ट है द अटलांटिक कोस्ट, जिसके अंदर आता है स्पैरोज पॉइंट एंड मोर्सविले। तो ज़्यादातर जो यूएसए के अंदर प्रोडक्शन आता है वो आता है 3 रीजन से। पहला है नॉर्थ एप्लांचे रीजन, दूसरा है ग्रेट लेक रीजन और तीसरा है द अटलांटिक कोस्ट। तो इन तीनों को याद रख लेना। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास यूरोप, जिसके अंदर कौन कौन से लीडिंग प्रोड्यूसर देखते हैं हम। पहला है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, फिर है जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, लम्बर्सबर्ग, नीदरलैंड, रशिया। ये सारे क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं किसके, आयरन और स्टील के। तो अब बारी आती है एशिया की। तो एशिया के अंदर जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स है वो है नागासाकी, टोक्यो, योकोहामा, ये है जापान के अंदर ये दोनों। और नेक्स्ट है शंघाई जो कि चाइना के अंदर है। उसके बाद में आता है टिनस्टिन एंड वुहान, ये दोनों भी क्या है, चाइना के अंदर ही है। उसके बाद में आता है जमशेदपुर, कुटलीबुनपुर, दुर्गापुर, रूरकेला, मिल्हई, बाकरो, सेलम, विशाखापट्टनम और भाद्रावती। तो ये सारे क्या है, ये इंडिया के अंदर आता है। 3 हमने मेजर एशिया के अंदर कंट्रीज़ देखी। पहली थी जापान, दूसरी चाइना और तीसरी इंडिया, जिसके अंदर क्या है, आयरन और स्टील प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इस पे भी आपका क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो इसे भी ध्यान से सुन लेना। ये लास्ट ही टॉपिक है, इसके बाद में चैप्टर खत्म, मौज मारना तुम। तो ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है ना, एक तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली जो इंडस्ट्री लगी थी ना वो यही लगी थी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि ब्रिटेन के अंदर थी। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके क्या है, 3 सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हैंडलूम, पावरलूम और मिल सेक्टर। एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला आता है हैंडलूम, यानी कि जो हाथों से काम किया जाए। तो इसके अंदर क्या होता है ना, ये लेबर इंटेंसिव होता है, यानी कि इसके अंदर क्या है, लोग बहुत चाहिए काम करने के लिए। उसके बाद में क्या है, ये एम्प्लॉयमेंट बहुत प्रोवाइड कराता है, यानी कि लोग ज़्यादा चाहिए होंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगी। और इसके अलावा क्या है, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है सेमी स्किल्ड वर्कर्स को, यानी कि ऐसे वर्कर जिनको थोड़ा बहुत भी इसके बारे में काम का पता है, ज़्यादा नहीं आता तो भी उनका काम चल जाता है और वो यहाँ पे काम कर सकती हैं। और इसके अंदर क्या है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती, इसमें क्या है, स्मॉल कैपिटल चाहिए होता है, यानी कि थोड़ा पैसा इसमें लगाना होता है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास पावरलूम सेक्टर, जिसके अंदर क्या है, मशीनों का यूज़ किया जाता है और इसमें क्या है, कम लेबर की ज़रूरत होती है और इसमें जो प्रोडक्शन है वो भी क्या है, ज़्यादा बढ़ जाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें क्या है, हैंडलूम से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट आता है मिल सेक्टर, जिसके अंदर क्या है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं। तो इंडस्ट्रीज़ बड़ी बड़ी होंगी तो ऑफकोर्स पैसा भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। और जो इसके अंदर क्या है, जो प्रोडक्शन करते हैं ना कपड़े की, वो एकदम बल्क में करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कपड़े प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर। और इन सब के अलावा अगर हम बात करें तो 6 ऐसे देश हैं जिनका नाम है इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इजिप्ट, जो कि क्या है, आधी से ज़्यादा वर्ल्ड की रो कॉटन प्रोड्यूस करती हैं। अब मान लो पूरी दुनिया के अंदर जो रो कॉटन है वो क्या है, 100% प्रोड्यूस होती है और उसमें से क्या है, 60% या मोर देन 50% जो प्रोडक्शन है वो क्या है, इन्हीं 6 देशों के अंदर होती है। और इन सब के अलावा जो यूनाइटेड किंगडम है, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है और जापान है, वो क्या है, कॉटन टेक्सटाइल तो प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि कॉटन से बने हुए कपड़े वगैरह तो बनाते हैं, लेकिन क्या है, वो धागा जो होता है ना उनका, वो इम्पोर्टेड होता है, यानी कि वो दूसरे देशों से बनाते हैं और फिर अपनी इंडस्ट्रीज चलाते हैं। तो फाइनली आपका चैप्टर ओवर हो चुका है। एक्सप्लेनेशन कैसी लगी जल्दी से कमेंट कर दो। और हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस और अदर चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।